नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीपीसीएस 2024 और आरओ री एग्जाम के क्विक रिवीजन के लिए जीएस के पोर्शन को क्विक रिवीजन के लिए हमने पॉइंटर को प्रारंभ किया है। ये हमारा आज जो है हमने पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन भारत इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरा एंशिएंट खत्म कर दिया 10 वीडियो में। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वह मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो जीएस पॉइंटर आता है वह जो आता है आप देखेंगे वह पूर्वालोकन के थ्रू निकाला जाता है। जो पूर्वालोकन से हमें जो पूरे बैक ईयर क्वेश्चन को पढ़ने को मिलता है, तो इसका ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में आता है। क्विक रिवीजन के लिए इससे बेहतर कोई कुछ भी अच्छा उपाय नहीं है जीएस के लिए, इसलिए सभी लोग इसको पॉइंटर पढ़ लें। चूंकि अभी ये नया आया है 2023 का पॉइंटर, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कंप्लीट कर लिया, आज मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है केवल एग्जाम है। इसको सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। इसमें आप देखेंगे यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी स्पेशल, इस तरह के सारे वीडियो कंप्लीट किए जा चुके हैं। और यूपीएससी के लिए भी हम वीडियो उसको बना रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री से प्रारंभ किया है। आप लोग इसको देखिए और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। हमारा लोगो है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बस वो पीडीएफ आ जाए। ये आ गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास आ गया है। इसको हम और जूम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम ज़्यादा जूम करते हैं कि आप लोग को डिस्प्ले में बहुत अच्छे से दिखाई दे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में हुआ था। एक बार प्रश्न आया था, मुझे याद है, वो ईस्वी को क्या लिख दिया था? ईसापुर लिख दिया था, और लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो गया था और गलत भी टिक हुआ था। चूंकि पहला ही ऑप्शन ईसापुर में लिख दिया था, 570 ईसापुर में, तो लोगों को लगा यही सही है और टिक हो गया। ध्यान रखिएगा, ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी कब? 632 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? वह किया था अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय की थी कब? 712 ईस्वी में। ये सन याद रखिएगा और मोहम्मद बिन कासिम को भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गोरी में से भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो आया था 712 ईस्वी में आया था। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? वो अरब से आए हुए थे। चचनामा के अनुसार 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध देशों की राजधानी क्या थी? अरोड़ा थी, याद रखिएगा चचनामा के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। कौन थे? अल्पतगीन थे। गजनवी राजवंश के संस्थापक अल्पतगीन थे। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वह था विद्याधर। विद्याधर जो पराजित नहीं हुआ था, वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वो कौन था? विद्याधर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वह उतबी था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी का संबंध किससे था? वह संबंध था महमूद गजनवी के दरबार से था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था कौन था? अलबरूनी था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो इतिहासकार आया था वह अलबरूनी आया था। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक मिनट देख लूं वॉइस का थोड़ा सा, आप लोग बताइएगा वॉइस सही आ रही है इसमें अभी? चलिए उसके बाद देखते हैं, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वह अलबरूनी था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये 3 से 4 बार आ चुका है। अब जीएस पॉइंटर की खासियत होती है क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, एक ही क्वेश्चन को एक बार लिखता है, इसलिए इसमें क्विक रिवीजन होता है। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन है कि उसका ग्रंथ उस समय की जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था तथा त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी के बारे में क्या था, वो महमूद गजनवी के साथ आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। तो तीसरा, वह पुराणों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। वो भारत की जीवंत प्रणाली से बहुत प्रभावित था, साथ ही साथ वह विद्वान जो था संस्कृत का भी था और त्रिकोणमिति का भी अच्छा खासा ज्ञान रखता था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, भीमदेव प्रथम ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण हो जाने के बाद उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, भीमदेव प्रथम ने कराया था। तभी देखिए, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैंने पेंसिल से टिक भी किया हुआ है। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित हुए थे, किसमें, महमूद गजनवी ने किए थे। महमूद गजनवी ने क्या किया था, देखेंगे कि संस्कृत के मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के, मतलब उसके जो चांदी के सिक्के थे उसमें संस्कृत से लेख लिखे हुए थे। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, जो आपको पता है। मोहम्मद गोरी का सर्वप्रथम पराजित किया किसने, भीम द्वितीय तथा मूल राजा द्वितीय ने किया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, किसमें, चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह थी तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, वो आप देखेंगे मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। ये आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, जो ये साइड से कटा हुआ है ना, आप इससे परेशान मत होइए, मैं इसको पढ़ दूंगा, क्योंकि जब फोटो खींच के जब पीडीएफ बनाई जाए तो उसमें दिक्कत हो, क्योंकि इधर से पेज चिपका रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है। पहला आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, चंगेज खां और तैमूर है। इसी तैमूर के नाम को लेकर जो विवाद हुआ था, जब करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम रखा था, तो कई संगठनों, जो संगठन के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि नाम रखना अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल व्यक्तिगत अधिकार है, उसके लिए लोगों को इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, वह मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अब एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, एक मैं आपको बात फिर से रिपीट कर दूं कि जो मोहम्मद गजनवी था, वह संस्कृत भाषा में अपने जो चांदी की मुद्रा जारी किया हुआ था, और आप देखें वह जारी किया था, लेकिन सिक्के पर देवी लक्ष्मी की जो मूर्ति बनी थी वह मोहम्मद गोरी ने बनाया था। मोहम्मद गोरी के ही शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। अब है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा हो गया, हाँ, मनसबदारी पर, ये सभी जो प्रथाएं एक जैसी हैं, कुछ सिमिलर, इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कुल मिला के इतना समझिए, इक्ता एक भूमि का टुकड़ा हुआ करता था जिसको देकर जो शासन हुआ करता था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गोरी का, आप देखेंगे, मोहम्मद गोरी का दास था। बख्तियार खिलजी कौन था, जो बंगाल एवं बिहार पर अपना शासन देख रहा था, जो उसकी देखरेख कर रहा था, वो कौन था, मोहम्मद गोरी का दास था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, वैसे बख्तियार खिलजी भी दास था। अब उसके आगे देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था कौन, इब्न बख्तियार खिलजी। तो वही बिहार, बंगाली सब देखेंगे ना, तो उस समय तक जुड़े हुए थे, सब उड़ीसा सब जुड़े हुए थे,
तो उसको कौन देखता था? उसको बख्तियार खिलजी देखता था। नालंदा बिहार का ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी। नालंदा आपको पता है बिहार में है, तो जो उसी समय उसके शासन पे था, बख्तियार खिलजी वहां देखता था, तो उसने जो है नालंदा को ध्वस्त कराया था। पानी पीते रहना चाहिए, गर्मी आ गई है। अब आगे देखते हैं, भारत का तुर्क आक्रमण के विषय में सत्य कथन क्या है? यह है कि भारत का तुर्क आक्रमण सफल हुआ। साथ ही देखेंगे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उसका मेन कारण क्या था भारत के तुर्क आक्रमण का सफल होने का? कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सभी राजाओं को अपने राज्य क्षेत्र से प्रेम था और दूसरे के राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए वह जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी सहायता करते थे। अब देखेंगे वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है, वो है दशपुर का शिलालेख। दशपुर के शिलालेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधा प्रश्न आता है, लाख बख्श से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा था क्या? दिल्ली में स्थित एक मस्जिद था, मतलब एक मस्जिद है, मतलब मंदिर या मस्जिद जो भी कहते था, उसको तोड़वा के 2.5 दिन में बनवा दिया गया, तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब उसके आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया। याद रखिएगा कुतुब मीनार के निर्माण में किसने किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा ही रहा था, वो मर गया तो इल्तुतमिश ने उसका काम प्रारंभ किया। उसके बाद फिरोज शाह ने उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की। ये फिरोज शाह का नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश सबको याद रहता है। कुतुब मीनार निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? वह लाहौर थी। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कैसे? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण, मतलब कैसे पोलो से गिर नहीं होता कि गेंद मारते हैं घोड़े बैठकर, वैसे ही उसे चौगान हुआ करता था। अब है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया हुआ इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने राजधानी घोषित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी घोषित किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह इल्तुतमिश था, क्योंकि यह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इससे पहले सब लाहौर वाले थे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग, दार उल इस्लाम का एक में देखते हैं एक भाग माना जाता है, वह किसका था? वह इल्तुतमिश का था। गुलाम का गुलाम कहा जाता था, इल्तुतमिश को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? वह इल्तुतमिश। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ताजुद्दीन मलदौजा, नासिरुद्दीन उबाचा, अली मर्दान तथा मलिक अल्तुनिया में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? मलिक अल्तुनिया जो था वह इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो कहते हैं आया था, इसके शासनकाल में, वह इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक जो चंगेज खां था वह उत्तर पश्चिम की सीमा पे आया था।
देखिए सही दिख रहा है। हम्म। अब है, एक और जूम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए, इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था उसी का रूप है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या था चंगेज खान का मूल नाम? तेमुचिन था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां भगोड़े खाजिम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या हुआ था, चंगेज खां के में एक व्यक्ति था वहां का युवराज, जिसका नाम क्या था? ख्वाजम युवराज था, जो कि भाग के शरण मांगने आया था दिल्ली में इल्तुतमिश के पास। लेकिन इल्तुतमिश यह जानता था कि इसकी जान जरूर लेना चाहे, मतलब इसके जान के पीछे कौन पड़ा हुआ? चंगेज खां पड़ा हुआ है। चंगेज खां बहुत बड़ा ही आक्रमणकारी था, तो उससे पंगा मोल ना लेते हुए क्या किया था इल्तुतमिश ने उसको यहाँ शरण देने से मना कर दिया था, जिसके कारण से जो चंगेज खां था उसको पता चला कि वो दिल्ली में नहीं है, ये भगोड़ा युवराज, तो क्या हुआ था, वो दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया था, और वह सिंधु नदी के तट से वापस चला गया था। अब है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किए, किसे किया था? हाँ, मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। रजिया बेगम को रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था किसका? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, वह बलबन के बारे में सही कथन है। बलबन ने अपने शासक हाँ उनकी बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाए रखने और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को लेकर मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा रखना चाहता था। जो बताया ना, जो मंगोल सब थे, वह आक्रमणकारियों के लिए उसने डिफेंसिव मोड को अपनाया था बलबन ने। भारत का प्रथम एक मिनट पेंशन कर लूं। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, वह बलबन ने किया। अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की थी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने कराया था? बलबन ने कराया था। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? ये नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्क ए चहल गामी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट, नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। अब गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था किसने? बलबन ने कहा था। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था? वह बलबन ने आरिज विभाग की स्थापना की थी। तुमरिल खां ने विद्रोह किया था, बलबन के शासन काल में विद्रोह किया था। तुमरिल खां ने जो विद्रोह किया था वह बलबन के शासन काल में विद्रोह किया था। अब खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उसमें उलेमा ने विरोध किया था, वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अकबर की तरह एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उसके उलेमा थे उन्होंने कहा कि राज्य अभी बहुत ही अस्थिर है, ऐसे में अगर आप एक नया धर्म चलाएंगे तो अस्थिरता और बढ़ जाएगी और जनता में आक्रोश आ जाएगा, जिससे शासन की स्थिरता को प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए इल्तुतमिश जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने नया धर्म नहीं चलाया था, क्योंकि उसके उलमाओं ने उसका विरोध किया था। अब दिल्ली का सुल्तान जिसे सिकंदरी सानी की महान उपाधि धारण की थी, वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह जफर खां थी। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राजा राणा रतन सिंह था। हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, मलिक काफूर जाना जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी के शासक कौन था? वो रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र देव था। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अब रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह। कौन है? राणा रतन सिंह। देवगिरी कौन है? वो राजा रायचंद्र। गुजरात कर्णदेव हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विषयों का कालक्रम क्या है? गुजरात जो 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल जो 1310 है। ये याद रखिएगा। ये अभी जब आप हाल ही में देखेंगे जो आरओ का परीक्षा है तो उसमें भी ये प्रश्न आ चुका था कि उनके विजय का क्रम लगाना था, किसी राजा के विजय का क्रम लगाना था। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर मुगल काल का मध्यकालीन भाग से आएगा तो इनके विजय के बारे में आ सकता है कि इनके जो विजय का क्रम है लगाइए। सबसे पहले गुजरात है, हाँ, जो कि 1299 में, रणथंभौर 1301 में, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ और उसके बाद वारंगल 1310 में है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था वह था अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी वह अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी वह अलाउद्दीन खिलजी था। जैसे उसको उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर मंगोल आक्रमण से बचाव करना था। अब रियासत और शासक देवगिरी के रामचंद्र देव या शंकर देव थे। वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। होयसल के वीर बल्लभ थे और मदुरै का वो वीर पांड्य थे। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था वह मुबारक खिलजी था। दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी, देखिए दो कर होते हैं, घरी और चरी। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा थी, इसकी रावी नदी की सीमा थी। अब तुगलक वंश देखते हैं। जब तक राजत्व ने जब उसने किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियम और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए बोला था? यह मोहम्मद तुगलक के लिए बोला था। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान था वह गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक था। अब कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है किसी? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। अब देखें कैसा दिख रहा है। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश व तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में शासन किया था तुगलक वंश ने किया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद सहित अनेक विद्वाओं में माहिर था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान ए अमीर ए कोही का नया विभाग जिसे सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह क्या था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी वह मोहम्मद बिन तुगलक था।
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया गया, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। भारत का सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए स्वर्ण सिक्के जारी किए थे जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, 1332 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। सभी व्यक्ति अपने घर में मुद्रा बना बना के बेच रहे थे, इसी वजह से वह जो खराब हो गया था यह प्रणाली। मूल देश यानी मोरक्को अफ्रीकी का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। वह शासक जिसकी मृत्यु का इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायक तथा रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, वह फिरोज शाह तुगलक था। हाँ, बेरोजगार मंत्रालय जो खोला था वो फिरोज शाह तुगलक ने खोला था, क्योंकि इसके भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके कारण से बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, इसलिए रोजगार कार्यालय खोला था। इसके छोटे भाई फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। दिल्ली का सुल्तान जो, एक मिनट, ये कैसे हो गया? दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वह फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगा स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। गुलाम का एक अलग विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली की वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वह फिरोज शाह तुगलक है। हक ए शर्ब तथा अथवा सिंचाई पर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई कर लगाने वाला वह फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वह फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए वह फिरोज शाह तुगलक था। एक मिनट रुके, पानी पी ले। अब है कि टोपरा तथा मेरठ में से टोपरा तथा मेरठ में से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस एक उद्देश्य के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को साझा समझ बेहतर हो सकेगी, वो था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों को अनुवाद किया था? वह था अजीजुद्दीन खान ने किया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ था सैयद वंश ने किया था। अब आ गया हमारा लोदी वंश, इसको देख लेते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल में कौन था लोदी शासक? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या था?
बहलोल खान लोदी, जो आप देखेंगे 1451 से लेकर 1489 तक था। फिर सिकंदर लोदी का समय आप देखेंगे तो 1489 से लेकर 1517 था। फिर इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 था, जबकि इसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। उसके बाद देखते हैं महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौनी के युद्ध में। वह मध्यकालीन युद्ध, जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय गया था, वो सिकंदर लोदी था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए लाया जाता है सिकंदर ने। दिल्ली का वह शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है कौन सा? सबसे गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश आए। उसके बाद देखेंगे बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है वह इब्राहिम लोदी है। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम देखने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उभरा जो नए राज्य के शासन करने के लिए दायित्व लिए और जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण में समस्त भूमि उस देवता की थी, वह है हरिहर बुक्का के बारे में ये वचन बोले गए थे। अब है अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? वो गंगा देवी थी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों को से गोवा छीन लिया वह हरिहर द्वितीय था। प्रमुख तथ्य क्या है? नरसिंह चालुक्य ने संगम वंश का अंत किया और अपने सिंहासन छीन कर चालुक्य वंश प्रारंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम चालुक्य शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती एवं अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत्य देव थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह था कुली कुतुबुद्दीन शाह था। अब है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसने आंध्र भोज ही कहा जाता है वह कृष्णदेव राय थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देव राय सेकंड के राजकाल में। अब है निकोलो कोंटी था इटली का एक यात्री जिसने देव राय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखन कला, लेखाकरण और भविष्यवाणी में। कंबन, कुट्टम, नन्यन तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु व अनुवादक के लिए विख्यात हैं नयनन तथा टिक्कन हैं। वैदिक ग्रंथों ने भाष्यकार सारायण को आश्रय प्राप्त है विजयनगर साम्राज्य का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था टालीकोटा के युद्ध में। टालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदड़ तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राजाओं की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था कौन? वेंकटक सेकंड था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखाने के निजी स्वामी तथा एवं औद्योगिक कर देते थे।
वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे वह था हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा वह था बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ के संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। वह शासक जिसने कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था वह था विजयनगर का। प्रसिद्ध विजय प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके जिसके 56 लक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते थे अवस्थित है कहाँ? हम्पी में। विजयनगर काल के में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था यक्षगान में हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कब से क्या प्रारंभ करेंगे? वह दिल्ली सल्तनत का प्रशासन प्रारंभ करेंगे जो कि कल प्रारंभ होगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मात्र 2 से 3 पेज बाद आप देखेंगे उसके बाद मुगल वंश प्रारंभ हो जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।